3 जुलाई 2009 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल देहरादून के दौरे पर थे और देहरादून के जौली ग्रांट से मसूरी जाना था। तो सड़क किनारे जगह जगह बैरिकेडिंग लगा था, आम आदमी के लिए आवाजाही बंद थी और कुछ ही दूर पर पुलिस की चौकी थी। पुलिस पहरे दे रहे थे क्योंकि वीआईपी का मामला था। जब भी हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से गुजरते हैं तो तमाम लोगों के लिए वो सड़कें बंद कर दिया जाता है या तो डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो ये सब सिचुएशन था। जो मेन रोड थी जिधर से राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल होकर गुजरना था, वो तमाम सड़कें आम आदमी के लिए बंद थी। तो इसी दौरान बाइक पर 3 युवक थे, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो जाता है और फिर जंगल की तरफ भागते हैं और उनका एनकाउंटर हो जाता है। जब एनकाउंटर हो जाता है तो अगले दिन मीडिया और प्रिंट मीडिया में उसकी वाहवाही होती है कि पुलिसकर्मी कितने वफादार है, जज्बात है और इतने हौसले और बुलंद है कि उन्होंने अपराधी पर तुरंत ही एक्शन लिया और एनकाउंटर में मारा गया। क्यों? हो सकता था कि राष्ट्रपति का जो यात्रा था और राष्ट्रपति जिस रास्ते से गुजर रहा था उस रास्ते में अनहोनी होने का शक था, क्योंकि उन्होंने पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर लेकर भाग गया था। यह खबर बहुत तेजी से पूरे भारत में फैल गया और जगह जगह मीडिया में उसकी चर्चा होने लगे। बड़े बड़े ऑफिसर आकर उनकी तारीफ करने लगे और पीठ थपथपाने लगे पुलिस वालों की। लेकिन इतना ही नहीं, सभी लोग जब पेपर खोलते हैं तो बड़े बड़े फोटोज के साथ बड़े बड़े हेडलाइंस न्यूज़पेपर पर लिखा होता है कि अपराधी को तुरंत ही पुलिस एक्शन के द्वारा एनकाउंटर में मार दिया गया। वहीं गाजियाबाद के पिता रविंद्र सिंह जब इस पेपर को देखते हैं और अपने ही बेटे को रणबीर सिंह का फोटो देखता है तो चौंक जाता है और यह पहला ऐसा शख्स था जो इस खबर को देखकर दुखी होता है। फिर अगले ही दिन देहरादून पहुंचते हैं और अपने बेटे की सबको मांग करते हैं और इसके बाद जो खुलासा होते हैं उसमें से 18 पुलिस वाले को उम्र कैद की सजा हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आइए इस घटना को विस्तार से जानते हैं। एमबीए का छात्र होता है और 22 साल में एमबीए फाइनल कर लिए होते हैं, क्योंकि बचपन से ही बेहद तेज तरार और बेहद होशियार था पढ़ने में। कभी किसी के साथ कोई उलझन झमेला समस्या नहीं था और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करने के बाद अपनी मंजिल को बहुत ही कम उम्र में पास किया था। 2009 को देहरादून में एमबीए करने के बाद इंटरव्यू देने गया और इंटरव्यू उनका पक्का हो गया, मतलब उन्हें जॉब लग गई। उनकी प्रतिभा इस बात से भी लगाई जाती है कि पहला ही इंटरव्यू था और 22 साल की उम्र में उन्हें एमबीए करने के बाद जॉब मिल जाती है और अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। वो परिवार और वो बेहद खुश हो जाते हैं और कंपनी इतना तक कहता है कि आप हो सके तो अगले ही दिन आप ज्वाइन कर सकते हैं, यानी काम शुरू कर सकते हैं। तो फिर वो उस ऑफिस से निकलते हैं, अपने माता पिता और जान पहचान वाले दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी कुछ फोन करता है, बात करता है, अपनी इच्छा जाहिर करती है, क्योंकि अब उनके परिवार में एक खुशी का माहौल था कि उनका बेटा 22 साल के उम्र में अब नौकरी करने जा रहे हैं बेहद ही अच्छे सैलरी के साथ। लेकिन वो अगले दिन ज्वाइन नहीं करते हैं। देहरादून में रहने वाले दोस्तों को फोन करते हैं, फिर वहां रुकते हैं, फिर घूमने फिरने और खाने पीने और छोटी मोटी पार्टी करने की बात करते हैं, क्योंकि अब जीवन भर काम करना लगा ही रहेगा। इतना करने के बाद वो राम कुमार को फोन करते हैं, फिर उनके डेरे पर जाते हैं और फिर वहां से बाइक के जरिए निकलता है और निकलने के बाद रास्ते में अशोक कुमार को फोन करता है कि हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, हम लोग घूमने चलेंगे और बाहर खाएंगे पिए। रणबीर सिंह और राम कुमार एक ही बाइक पर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के दौरान उसी दिन जिस दिन वो घूमने के लिए निकले थे, यानी 3 जुलाई 2009 को देहरादून में राष्ट्रपति का आगमन, यानी उस रास्ते से राष्ट्रपति गुजर रहा था और जिस रास्ते से मसूरी के लिए राष्ट्रपति जाने वाला था उस रास्ते पर आम आदमी की आवाजाही बंद होती है। कोई भी आदमी, चाहे बाइक हो या पैदल चलने वाले हो या किसी भी गाड़ी का उपयोग करके उस रास्ते का उपयोग करने वाले हो, सभी की मनाही होती है, यानी नहीं जाने दिया जाता है। अक्सर ऐसा होता भी है। तो ये जो 2 दोस्त थे, रणबीर सिंह और राम कुमार, दोनों वहां थे और कुछ ही समय बाद अशोक कुमार भी वहां पहुंच जाते हैं।
ये लोग अंदर से बेहद उत्साहित थे कि उनके दोस्त को नौकरी मिल गई है, जॉब मिल गई है, अब पार्टी करेंगे। उसी समय वहां जो इंचार्ज था पुलिस ऑफिसर जेडी भट्ट से उन लोगों का कहासुनी हो जाता है, बहुत बात आगे बढ़ जाती है। जेडी भट्ट डंडा से उनके बाइक पर मारता भी है। इनके बाद गाली गलौज शुरू हो जाता है, दोनों तरफ से गालियां शुरू हो जाती है, फिर धक्का देते हैं और गुस्से में रणवीर सिंह जेडी भट्ट को थप्पड़ मार देते हैं। फिर दोनों तरफ से थप्पड़बाजी शुरू हो जाता है और तुरंत दूसरे पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और वहां पुलिस पहुंचता है। पहुंचने के दौरान उनका दोस्त जो होता है अशोक और राम कुमार मौके से फरार हो जाता है, लेकिन जो रणवीर सिंह होता है, जो एमबीए का छात्र होता है, वो पकड़ा जाता है और पुलिस उन्हें पकड़ के पकड़ने के बावजूद उन्हें पूछा जाता है कि तुम्हारा दोस्त लोग कहाँ रहते हैं। फिर रणवीर सिंह पुलिस वाले के साथ धर्मशाला रोड फ्लाइट नंबर 9 के पास जाता है, जहां पर राम कुमार का किराए का रूम था। फिर देखते कि वहां पर ताला लगा हुआ है, रूम बंद है। फिर पुलिस वाले रणवीर सिंह को थाने ले जाता है और जेडी भट्ट को जो थप्पड़ मारा था उन्हें अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था और इन्हें सबक सिखाने की प्लान बना रहा था। ये पूरी पुलिस की जो फौज थी, पूरा ये बात फैल जाता है और उन्हें सबक सिखाने की कोशिश करता है। तो जो भी पुलिस वाले इस बात को सुनता था वो आता था और पीटता था और 3rd डिग्री टॉर्चर देता था उसको। काफी मारने पीटने के बाद, अपनी वर्दी की धौंस जमाने के बावजूद भी उन्हें संतुष्ट नहीं होता है। तो कुछ समय के बाद उन्हें उसी जंगल में ले जाया जाता है जहां से विवाद शुरू हुआ था एक दूसरे, और फिर इसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। जब यही मामला न्यूज़पेपर में, मीडिया में और बड़े बड़े अक्षरों में जो पेपर में आते हैं, तो बहुत सारे लोग तो उनकी तारीफ करते हैं और खुशियां जाहिर करते हैं कि बहुत कम समय में जो राष्ट्रपति की सुरक्षा में चूक होने वाला था, अनहोनी होने वाला था, कुछ बड़ा होने वाला था, पुलिस ने उन्हें तुरंत पकड़कर मौके पर ही एनकाउंटर कर दिया था। पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तराखंड में और कहे तो पूरे देश में पुलिस प्रशासन की जमकर तारीफ हो रही थी। बड़े बड़े अधिकारी आकर उन्हें पीठ थपथपा रहे थे। लेकिन जब उनके पिता को यह बात पता चली और अपने बेटे का फोटो देखा तो उन्हें बहुत दर्द हुआ और पुलिस प्रशासन के पास पहुंचा और अपने बेटे की शव का मांग किया। तो कहा वो पोस्टमार्टम में है, पोस्टमार्टम हो रही है। फिर शव की कब्जे के लेता है और उनके जान पहचान के दोस्त रिश्तेदार भी वहां पहुंचते हैं और उन्हें लगता है कि उनका बेटा ऐसा है ही नहीं, कभी भी किसी के साथ धक्का मुक्की तक नहीं हुआ है, बेहद पढ़ने में बेहद शानदार है, अच्छे हैं और 22 साल की उम्र में एमबीए करने के बाद नौकरी भी लग चुकी है। तो उनके पिता और परिजन और जान पहचान वाले सभी लोग धरने पर बैठ जाते हैं और न्याय की मांग करते हैं, गुहार करते हैं और प्रदर्शन करते हैं। फिर कुछ समय बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पता चलता है उनके शरीर पर 28 जगह जख्म है और 22 गोलियां मार दी गई है। लेकिन जब इससे पहले खबर आया था तो बताया गया था कि जंगल में पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर लेकर भाग रहा था। इसके वजह से पुलिस पर वो लोग फायरिंग करना शुरू कर दिए। इसके जवाब वही जो फायरिंग हुआ था उसमें रणवीर सिंह का मौत हो गया था। लेकिन जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो वह बिल्कुल ही अलग हो जाता है और मीडिया का ध्यान उसके ऊपर जाता है। फिर मीडिया उसको दिखाना शुरू कर देता है और इन्हें न्याय दिलाने के लिए गुहार करता है। फिर बड़े बड़े अफसर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और जांच आगे बढ़ाता है कि हकीकत है क्या। तब बड़े बड़े हेडलाइन लिखने चाहते हैं कि बेगुनाह एमबीए छात्र को पुलिस ने फेक एनकाउंटर में मार गिराया। और कुछ ही समय बाद 7 जुलाई को सीबीसीआईडी को यह केस सौंप दिया जाता है। लेकिन परिवार वाले इससे असंतुष्ट थे। उन्हें लगता था कि एक तरफ सरकारी तंत्र है और दूसरी तरफ आम आदमी, शायद इस केस को ऐसी का तैसी हो जाएगी लेकिन सही से न्याय नहीं मिलेगा। तो सरकार से गुहार करता है कि यह केस सीबीआई को सौंप दिया जाए। फिर अगले ही दिन यह केस सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया जाता है। तब फिर से सीबीआई पूरे रूप से इस घटनाक्रम को जानकारी लेता है तो पता चलता है कि ये जो छात्र मारा गया है वह बेहद ही बचपन से होशियार है,
कभी भी किसी समय इनके ऊपर एक भी मुकदमा और एफआईआर दर्ज किसी भी थाने में नहीं है। किसी प्रकार के कोई झंझट या झमेला नहीं इसके जिंदगी में। जब कॉलेज से भी पूछताछ किया जाता है तो तमाम प्रकार के सही बातें निकल के आता है। और 22 साल के उम्र में पढ़ने वाला यह छात्र बेहद ही होनहार था और इन्हें नौकरी भी मिल गई थी। कुछ ही समय में जब सीबीआई का रिपोर्ट आता है तो कहा जाता है कि बेहद करीब से उन्हें 22 गोलियां मारी गई है और डंटों से कई बार इन्हें पीटा गया है, ताकि शरीर में अलग अलग जख्म है और कई जगह हड्डियां टूट गई है और इतनी नजदीक से गोली मारा गया है। लेकिन पुलिस वाले के द्वारा जो कहा गया था उनका एनकाउंटर हुआ, बल्कि ऐसा एनकाउंटर कुछ भी नहीं है। और ये केस काफी लंबे समय तक चलता है, कई तारीखें दी जाती है और केस अंततः सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और वहां पर 17 पुलिस वाले को दोषी करार दिया जाता है और 17 पुलिस वाले को उम्र कैद भी सजा सुनाया जाता है। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस के ऊपर एक ऐसा धब्बा लगता है जो बेकसूर छात्र को एक फर्जी एनकाउंटर में मार देता है। एक ऐसा धब्बा है जो कभी न धुलने वाला है। सिर्फ एक मामूली अपनी एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए और उन्हें सबक सिखाने के लिए इतने बड़े खौफनाक अंजाम को एक वर्दी की आड़ में इस तरह का घटना को अंजाम दिया और एक मासूम 22 साल के एमबीए छात्र को पुलिस के द्वारा ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।